Hello everyone, welcome to Excel Your Economics, my YouTube channel. Today I am going to start with the topic money supply. But before I start my topic, you just go to subscribe button and subscribe my channel and also share this channel with your friends. Because ये वीडियो सिर्फ 12th के लिए ही फायदेमंद नहीं है, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जीके क्वेश्चंस पूछते हैं. सो व्हाई नॉट वी यूज दिस वीडियो फॉर द सेम कंसर्न. तो इसलिए हम इस वीडियो को आज शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मनी सप्लाई है. इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको मनी से रिलेटेड सारी चीजें समझा दी, क्या टाइप्स ऑफ मनी हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, एवरीथिंग. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक इन मनी टॉपिक, मनी चैप्टर, द यूनिट ऑफ 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग. तो मनी आज हो जाएगा, फिर हम फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विथ बैंकिंग. राइट हियर. सो लेट्स बिगिन विथ मनी सप्लाई. According to the definition given here, we need to understand what is money supply. So here it is. It refers to total volume of money. समझनी है एक बात, total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. किसी भी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करने वाली, नापने वाली वो मनी जो लोगों के पास है, जो बैंक के पास है, इन ऑल शॉर्ट जो मनी सर्कुलेशन में घूम रही है, उसका टोटल स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई. तो इस डेफिनेशन में कॉमन सी बात आ रही है, एक पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम. अब पॉइंट ऑफ टाइम को जल्दी से याद करिए, हमने किस में पढ़ा था. यस, हमने पढ़ा था जब हम कोई वेरिएबल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो वेरिएबल क्या कहलाता है, स्टॉक. क्या कहलाता है, स्टॉक. स्टॉक जो हमें कंपेयर करना था फ्लो से, जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था. तो हियर इट हैज प्रूव्ड दैट मनी सप्लाई, सप्लाई वर्ड लग रहा है तो सप्लाई सुन के आप जनरली ये गलती कर देते हो कि आप उसको फ्लो वेरिएबल लिख देते हो. बट मनी सप्लाई फ्लो वेरिएबल नहीं है, मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक वेरिएबल. रीजन क्या है, जैसे इसकी डेफिनेशन कह रही है, इट इज अ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मीन्स टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी विच इज हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी के पास, इकोनॉमी के लोगों के पास जो पैसा है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई. सो इट इज स्टॉक कंसेप्ट. राइट. In another way of definition by Investopedia or Economic Times here, money supply is all the currency, all the currency, all the currency से यहाँ इनका मतलब है coin and paper money, right? So money supply is all the currency and other liquid instruments in country's economy on the date measured. फिर देखो यहाँ पे word आ गया date measured. डेट मेजर्ड का मतलब अगेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डेट जो हम मेजर करने जा रहे हैं उस पर होने वाली टोटल करेंसी, जिसमें कॉइन और पेपर मनी दोनों आती हैं. और ऑल्सो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट. लिक्विड इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो बैंक के पास भी जो अमाउंट है, जो डिपॉजिट्स हैं, वो सब भी मनी को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं, तो वो भी इसमें यूज होती है. ठीक है. सो मेजर्ड इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड डिपॉजिट. तो इस डेफिनेशन ने पूरी बात को समझा दिया. इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड डिपॉजिट. दोबारा से पढ़ते हैं. मनी सप्लाई इज ऑल द करेंसी एंड अदर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स. ऑल द करेंसी, कॉइन एंड पेपर, एंड अदर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट मीन्स विच इज रिलेटेड टू ऑल टाइप ऑफ लिक्विड एसेट और इनकम और डिपॉजिट विच इज देयर विद द बैंक in an economy on date measured means particular point of time. Here includes cash and deposits. So in all short हम इसके दो फीचर्स लेकर के आते हैं मनी सप्लाई के. वो दो फीचर क्या हैं, एक तो एक स्टॉक कंसेप्ट है. क्यों है, क्योंकि एक पर्टिकुलर, ये क्या है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, इसलिए क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है. तो मनी सप्लाई अगर पेपर में पूछा जाए कि स्टॉक है कि फ्लो है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट. फिर है मनी हेल्ड विद पब्लिक. मनी जो लोगों के पास है उसको हम एक की फीचर मान रहे हैं, क्योंकि देखना दोनों जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है, दोनों में ही मनी विद पब्लिक को बहुत फोकस किया गया है. तो मनी विद पब्लिक, और पब्लिक के पास क्या होता है, कॉइन्स एंड पेपर मनी. राइट हियर. अब कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको समझने हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू मनी. टिल 1967
268, 1967 टू 68 आरबीआई यूज ओनली नैरो मनी। ओनली नैरो मनी का मतलब है सिर्फ M1। हम क्या यूज करते थे? सिर्फ M1। बट सिंस 1977 से डेट ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड 4 ऑल्टरनेटिव वेज टू मेजर मनी। तो क्या है वो आंसर? ये सिंस 1977 4 alternatives have been used to measure money supply in the country। वो क्या क्या है? M1, M2, M3 एंड M4। बट उससे पहले आती है M0, जो इंक्लूड तो नहीं होती है हमारे कैलकुलेशन, बट फिर भी ये बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि M0 जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली हाई पावर्ड मनी से रिलेटेड है। अब ये क्या होता है? ये चारों कंसेप्ट और ये कंसेप्ट क्या होता है, इनकी क्या मीनिंग है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। So you just write down the definition. So here we have measures of money supply. Like I told you already that there are 4 measures which are used in India to measure money supply in the country. तो वो 4 measures में कौन कौन से component आते हैं? तो उन 4 measures के साथ जो एक और मेजर आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 1977, दैट वाज M0। अब M0 क्या है? M0 को एक्चुअली हम बोलते हैं रिजर्व मनी। रिजर्व मनी क्यों? क्योंकि ये वो मनी है जो आरबीआई के पास रिजर्व रहती है। आरबीआई क्या है आप सबको पता है, आरबीआई इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है आरबीआई? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है, राइट। तो कोई भी मॉनेटरी डिसीजन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आरबीआई के ऑब्जर्वेशन के बिना नहीं होते हैं। इट इज लाइक अ फादर ऑफ ऑल बैंक्स इन आवर कंट्री, राइट। सो here reserve money which is done with the RBI, और it is also called high powered money। कई बार इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मे बी क्वेश्चन आ जाए हाई पावर इज हाई पावर मनी, तो आपको पता होना चाहिए कि हाई पावर मनी होता क्या है। समझना है हमें टर्म M0। M0 इक्वल्स टू करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में कौन सी करेंसी है? पेपर एंड कॉइन, राइट। सर्कुलेशन में कौन सी करेंसी है? पेपर एंड कॉइन, जो जनरल पब्लिक यूज करती है। समझ में आ रही बात? यहाँ करेंसी सर्कुलेशन से कहने का मतलब है जो पब्लिक यूज कर रही है। सेकंड, बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई। बैंकर्स डिपॉजिट मींस ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक, सारी प्राइवेट और पब्लिक बैंक जो अपने रिजर्व, एक्सेस रिजर्व, मेन रिजर्व नहीं, क्योंकि क्या होता है जो बैंक के पास पैसा आता है ना कस्टमर से, वो उनसे लोन एडवांस करती है। तो जो एक्सेस रिजर्व रहता है, कैश रिजर्व जो एक्सेस होता है, वो कहाँ रखते हैं? आरबीआई के साथ। सो हियर बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी हर बैंक, इंडिया में इतनी सारी बैंक है, पब्लिक और प्राइवेट, सभी अपना डिपॉजिट, एक्सेस डिपॉजिट कहाँ रखते हैं? आरबीआई के पास। प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, यानी सेंट्रल बैंक के खुद के अदर डिपॉजिट। अब सेंट्रल बैंक के डिपॉजिट कौन से हो सकते हैं? सेंट्रल बैंक ना तो कस्टमर से डील करता है, ना ही बैंक के साथ डील करता है, बैंक से कुछ लेना देना तो रखता नहीं, बस बैंक का पैसा अपने पास जरूर रखता है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके, बैंक को। किससे? क्रेडिट क्रिएशन से, राइट। सो हेयर आरबीआई के डिपॉजिट्स कौन से हो गए? फॉरेन बैंक के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ। मनी एक्सचेंज यानी फॉरेन एक्सचेंज में जब डील करता है तो उससे रिलेटेड जो डिपॉजिट्स हो गए, गवर्नमेंट के डिपॉजिट, आईएमएफ के डिपॉजिट, वर्ल्ड बैंक के डिपॉजिट, इस तरह की कोई डिपॉजिट है जो आरबीआई अपने पास रख रहा है फॉर द अदर यूजेस, दैट विल बी कंसिडर एज अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई यहाँ पे रखता है। इसमें जो कॉमन है वो है करेंसी इन सर्कुलेशन, जो पब्लिक के पास है, अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई, जिसमें वो क्या क्या रख रहा है? फॉरेन बैंक के, फॉरेन गवर्नमेंट के, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब के डिपॉजिट्स, राइट है। सो दिस इज व्हाट इज M0। अगर हाई पावर्ड मनी पूछा जाए, M0 पूछा जाए, रिजर्व मनी पूछा जाए, तो उसके लिए आपको क्या बताना है? इट इज अ मनी in which there is a currency in circulation added with bankers deposit with RBI and the other deposit of RBI. In short हम क्या लिखेंगे? M0 high powered money currency plus reserved यानी कि excess reserve plus other deposits, OD। क्लियर? अब हम आते हैं सेकेंड फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं नैरो मनी। क्या बोलते हैं हम इसको? नैरो मनी। तो ये क्या है? M1। M1 here states, पहला C। M1 को कैसे मेजर कर रहे हैं हम? C प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। तो सी यहां कहता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी पब्लिक के पास जो करेंसी है, अब पब्लिक के पास फिर वही पेपर एंड कॉइन जो लोग यूज करते हैं, वो करेंसी सी। फिर आता है सेकेंड, दिस इज डीडी, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ
कमर्शियल बैंक, कौन सी बैंक है? कमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं हमारे, क्योंकि हम बैंक के क्या है? कस्टमर। तो बैंक के पास जो पैसा हम जमा कराते हैं, जो स्टोर कराते हैं, जो अपने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के थ्रू या अपने टाइम डिपॉजिट के थ्रू हम जो भी पैसा बैंक के साथ लगाते हैं, वो सब क्या होता है? बैंक के डिपॉजिट। पर यहाँ एक टर्म लग रहा है, बैंक के पास जो डिपॉजिट कस्टमर का है वो दो तरह से होता है, पर यहाँ जो टर्म लग रहा है वो क्या लग रहा है? डिमांड डिपॉजिट। मीन्स ऐसे डिपॉजिट जो कभी भी किसी भी टाइम इन कैश किए जा सकते हैं, मतलब इनकी कोई टाइम पीरियड नहीं है। हम बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं, पैसा जमा करते हैं, वो दो तरह के अकाउंट में होते हैं, एक तो डिमांड डिपॉजिट, एक टाइम डिपॉजिट, राइट। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या हो गए? जो कभी भी डिमांड किए जाए, मतलब आपको जब दिन रात 24/7 जब आपको जरूरत पड़ जाए पैसे की, आप विड्रॉ करा सकते हो, इन कैश करा सकते हो। कैसे? आपने सोच रहे बैंक का टाइम तो खत्म हो जाता है, एटीएम की फैसिलिटीज है ना आजकल, और ये सारे डिपॉजिट चेकेबल होते हैं, यानी इनके अगेंस्ट चेक इश्यू होते हैं, राइट है। फिर आता है लास्ट वन, दैट इज ओडी, मीन्स अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई के अदर डिपॉजिट कौन से वाले? जो यहां मैंने समझा है, सेम डिपॉजिट, याद रखना है वापस, कौन से डिपॉजिट? आरबीआई के डिपॉजिट। अब इसमें कौन से डिपॉजिट्स आ गए अदर में? इन अदर डिपॉजिट्स में कंट्री की गवर्नमेंट के नहीं होते हैं डिपॉजिट, ये बात याद रखना। यहाँ अदर डिपॉजिट कौन से आ रहे हैं? फॉरेन बैंक के, फॉरेन गवर्नमेंट के, आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड डिपॉजिट्स, वो सब जो आरबीआई के पास हैं, वो हम उनकी ही बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो कौन कौन से कंपोनेंट आ गए इसमें? सी, करेंसी विद द पब्लिक, डीडी, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, जो किसके होते हैं? कस्टमर के, जो हम सब कमर्शियल बैंक के पास रखते हैं। कमर्शियल बैंक कौन होती है? सारी प्राइवेट पब्लिक बैंक इन द कंट्री। फिर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जिसमें कौन से डिपॉजिट आ गए? कौन से आ गए? फॉरेन बैंक्स के, फॉरेन गवर्नमेंट के, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड डिपॉजिट। समझ में आ रही थी बात? यस। सो दिस इज व्हाट अबाउट M1, और इस मनी को हम बोलते हैं नैरो मनी। इसके साथ दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जुड़ती हैं। इट इज द बेसिक मेजर, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट यही है। हम कभी भी मनी सप्लाई अगर कैलकुलेट करेंगे, कभी भी मनी सप्लाई के लिए कंसेप्ट के लिए डिस्कशन करने जाएंगे, तो सबसे पहले ये तीन कंपोनेंट जरूर आएंगे। इन तीन के साथ ही चीजें एड ऑन होती जाती हैं, और जो तीन नए और हैं जैसे M2, M3, M4, वो इसके साथ ही बनते जाएंगे। तो ये मेन है, इसको अच्छे से दिमाग में फीड कर लो। क्या है? सी, डीडी, ओडी, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के, फिर बता रही हूँ, डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के, अदर डिपॉजिट आरबीआई के। आरबीआई के अदर डिपॉजिट में उसी कंट्री के, जैसे अगर मैं आरबीआई की बात कर रही हूँ, तो हमारी कंट्री के कमर्शियल बैंक के अदर डिपॉजिट नहीं होंगे यहाँ पर। और क्या नहीं होंगे? साथ में हमारे गवर्नमेंट के कोई अकाउंट नहीं होते हैं। अदर डिपॉजिट में गवर्नमेंट के अकाउंट काउंट नहीं होंगे, और बैंक के अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ काउंट किए हैं। बैंक्स डिपॉजिट विद आरबीआई, ये हाई पावर्ड मनी में तो आएगा, बट जब मैं अदर डिपॉजिट, मैंने यहाँ भी आपको बोला था अदर डिपॉजिट में, यहाँ मैंने कहा था क्लियरली, कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट यहाँ काउंट नहीं होते, वो ऑलरेडी हमने एक अलग से ऐड कर दिया। इसी तरह गवर्नमेंट के अकाउंट भी अदर डिपॉजिट में नहीं आएंगे। क्लियर है? तो ये बेसिक मेजर है, और ये ट्रांजैक्शन मनी है। क्यों ट्रांजैक्शन मनी? क्योंकि ध्यान देखो, ट्रांजैक्शन, करेंसी ट्रांजैक्ट होती है एवरी डे, एवरी मूवमेंट इन द इकोनॉमी। डिमांड डिपॉजिट ट्रांजैक्शन है, कभी भी विड्रॉ हो सकते हैं, कभी भी यूज हो सकते हैं, कभी भी इन कैश हो सकते हैं, हम इनको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। तीसरा, अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, दूसरी बैंक के, फॉरेन बैंक के या फॉरेन गवर्नमेंट के, वो भी डेली ट्रांजैक्शन है। डॉलर की चेंज करना, फॉरेन करेंसी को चेंज करना, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व का बढ़ना घटना क्यों होता रहता है डेली? क्योंकि वो डिपॉजिट किसके पास है? आरबीआई। तो ये तीनों अपनी अपनी फील्ड में, पब्लिक, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, पब्लिक, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, तीनों डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा है हमने? ट्रांजैक्शन मनी। तो अगर क्वेश्चन बन जाए 1 मार्क्स में बेसिकली, तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन मनी? M1 is known as transaction money. What is basic measure of money? M1 is the basic measure of money. Clear here? Now we are moving to M2. Okay, so here we have M2. M2 में क्या क्या आ रहा है हमारा? M1. M1 में क्या था पहले याद कर लें वापस से, C प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट, तो यानी पब्लिक के डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट और आरबीआई के डिपॉजिट। अब इन तीन के अलावा
मतलब हमारी कंट्री में जो मनी होती है वो पब्लिक के पास होती है, कमर्शियल बैंक के पास होती है, आरबीआई के पास होती है। लेकिन इन तीन के अलावा एक और सिस्टम है फाइनेंस का, वो है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जनरली कहाँ होते हैं? रिमोट एरिया, रूरल एरियाज में, बट अर्बन एरियाज में भी होते हैं और होना जरूरी भी होता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल सेविंग्स को बढ़ावा देते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स को बढ़ावा देते हैं, और इन पे ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ही होते हैं, तो गवर्नमेंट भी इन पे अच्छे से सुपरवाइज करती है, लोगों को ज्यादा फायदा कराती है। तो पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये भी फाइनेंशियल मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब हम इसमें क्या ले रहे हैं, यानी ये तीन तो आ ही रहे हैं, इट मीन्स वी आर टेकिंग ऑल दीज थ्री एज अ मेजर ऑफ M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। सेविंग डिपॉजिट याद रखना, सेविंग डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के साथ जो हमारे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं वो चेकेबल होते हैं, मीन्स उनके अगेंस्ट चेक इश्यू होते हैं और हम चेक के थ्रू कभी भी किसी भी टाइम विड्रॉवल और इनकैश करा सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस के साथ जो सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं वो विड्रॉवल नहीं हो सकते, राइट? मीन्स कांट विड्रॉ बाय चेक, यानी चेक से विड्रॉवल की सुविधाएं इन सेविंग अकाउंट्स पे नहीं होती, जो किसके साथ है? पोस्ट ऑफिस के साथ। बट यही सुविधाएं डिमांड डिपॉजिट पे होती हैं, जो किसके पास है? कमर्शियल बैंक के पास। क्लियर हो गया? सो दिस इज M2। नाउ मूविंग टू M3। इसको बहुत ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इंडिया में मेजर ऑफ मनी सप्लाई जो है वो यही है। M3 को ही हम मनी सप्लाई ऑफ इंडिया मानते हैं। अब इसमें क्या रहा है? फिर से आ गया M1। मैंने कहा था ना, M1 समझ लो अच्छे से, वो बार बार आएगा, क्योंकि उसके साथ ही बाकी की चीजें ऐड ऑन होगी। तो M1 में क्या था? C प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। तो ये तीन आइटम तो है, राइट है। अब इसके साथ क्या जुड़ गया? नेट टाइम डिपॉजिट। देखो पहले क्या था? डिमांड डिपॉजिट। पहले हम क्या ले रहे थे? सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स, राइट? अब हम क्या ले रहे हैं? टाइम डिपॉजिट। अब हम क्या ले रहे हैं? टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। यानी अब हमने टोटल सारे डिपॉजिट ले लिए। किसके? कमर्शियल बैंक के। आरबीआई के तो पहले ही ले लिए थे अदर डिपॉजिट, आरबीआई के अदर डिपॉजिट तो हमने पहले ही ले लिए सारे। पब्लिक की सारी करेंसी हमने ले ली काउंट करने में। कमर्शियल बैंक का हमने सिर्फ डिमांड डिपॉजिट लिया था M1 में। अब हमने क्या कर दिया? कमर्शियल बैंक के टाइम डिपॉजिट भी ले लिए। टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। ये ऐसे अकाउंट होते हैं जो टाइम के साथ ही मेच्योर होते हैं और तभी हमको मिलते हैं। इनके अगेंस्ट कोई चेक इशू नहीं होता। दूसरी बात, ये किसी भी टाइम कभी भी विड्रॉवल नहीं होते, इनकैश नहीं होते, ये टाइम बाउंडेड होते हैं। क्लियर होगी बात? तो M1 के साथ क्या जुड़ गया? टाइम डिपॉजिट, यानी डिमांड डिपॉजिट भी आ गया और टाइम डिपॉजिट भी आ गए कमर्शियल बैंक के। तो ये मनी सबसे बड़ी मनी है और इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रॉड मनी। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी कंसेप्ट। क्लियर? फिर आता है M4, द फोर्थ ऑल्टरनेटिव टू मेजर मनी सप्लाई इन इंडिया, वो है M4। M4 में क्या आ गया? M3। M3 मतलब C प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। ये तो हो गई M3 की कहानी, ठीक है? ये सारा मिलकर के क्या बना? M3, राइट है। अब M3 के साथ हमने क्या एड ऑन कर लिया? फिर से हम लेके आगे किसको? पोस्ट ऑफिस को। क्या ले लिया? टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का मतलब क्या है? पहले मैंने बात की थी कमर्शियल बैंक की जो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट आ रही थी, फिर M3 में आगे कमर्शियल बैंक की टाइम डिपॉजिट भी आ गई। इसी तरह जब हम M4 में आ गए तो हमने क्या चेंज देखा कि M2 में सिर्फ सेविंग डिपॉजिट्स थे पोस्ट ऑफिस के, बट अब M4 में क्या कह रहे हैं हम? टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब यहां भी क्या आ गया? डिमांड डिपॉजिट्स प्लस क्या आ गया? टाइम डिपॉजिट्स। ये दोनों यहां भी आ गए। किसमें आ गए? टोटल डिपॉजिट। तो समझना इसको वापस, मैं यहाँ क्लियर लिख देती हूँ इसको। टोटल डिपॉजिट मीन्स हेयर टाइम डिपॉजिट्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक। इसमें हमने एक चीज को हटाया है, वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यानी जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं जो हम पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ लेते हैं, उसको हम M4 की काउंटिंग में एड ऑन नहीं करते। यानी पोस्ट ऑफिस की हम सारी डिपॉजिट्स तो ले रहे हैं, बट कौन सी डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाली डिपॉजिट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट योर सप्लाई
मेजर्स ऑफ मनी, मनी सप्लाई के सारे मेजर्स, M0 जो हाई पावर्ड मनी है, M1, M2, M3, M4। अब एक चार्ट बना देती हूँ इसका, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और साथ में इनके कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। So here I have a chart to show this all relationship। देखो सबसे पहले मनी सप्लाई, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI इक्वल्स टू M1, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक इक्वल्स टू M3, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक इक्वल्स टू M4, एंड M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस इक्वल्स टू M4। तो इस तरह से चार्ट को बना लोगे तो आपको और अच्छे से ये याद हो जाएगा। अब कुछ फैक्ट्स और हैं जो हमको सीखने हैं, जल्दी से समझने भी हैं। M3 मैंने आपको बताया था कि M3 जो है टू मेजर मनी सप्लाई, M3 इज यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में जो कंसेप्ट होता है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले विच फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई इज यूज्ड इन इंडिया, M3 इज यूज्ड इन इंडिया, जिसमें क्या आ जाता है M1, यानी कि ये तीनों चीजों प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। क्लियर? तो कमर्शियल बैंक की डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट RBI, करेंसी विद द पब्लिक, सब आगे M3 में लिक्विड हो गई। ठीक है, तो अब दूसरा जो फैक्ट है M3 के बारे में वो सीख लेते हैं हम। M3 इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनेटरी रिसोर्स। क्या बोलते हैं इसको? मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी रिसोर्स मीन्स मनी रिसोर्स, यानी लिक्विड फाइनेंशियल रिसोर्स है ये हमारी कंट्री का, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं? इंडिया की मनी सप्लाई। क्योंकि अगर हमें कुछ जरूरत है तो इसी रिसोर्स से, इसी मनी से हम उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, M1 इज मोस्ट लिक्विड। मोस्ट लिक्विड है M1 क्या है? C प्लस DD प्लस OD, यानी कि डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट और करेंसी विद द पब्लिक। ये मोस्ट लिक्विड है, क्यों? क्योंकि ये तीनों सर्कुलेशन में घूमती है। करेंसी पब्लिक की 24/7 घूमती है, डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के कंटिन्यूसली यूज होते हैं, विड्रॉवल डिपॉजिट चलते रहते हैं बैंक के साथ, अदर डिपॉजिट RBI के इंटरनेशनल बैंक के साथ या फॉरेन ट्रांजैक्शन में कंटिन्यूसली RBI का पैसा भी इन्वॉल्व रहता है, RBI के ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। M1 को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन मनी। रीजन इज क्योंकि ये तीनों चीजें ट्रांजैक्ट होती रहती हैं बिटवीन दी पब्लिक, बिटवीन दी बैंक्स एंड बिटवीन इंटरनेशनल बाउंड्री। सो दिस इज मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट M4 इज लीस्ट लिक्विड। M4 को हमने लीस्ट लिक्विड माना। लीस्ट लिक्विड क्यों माना? क्योंकि एक तो इसमें M3 आ गया, और M3 में क्या आ रहा है? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी टाइम बाउंडेड होते हैं। इसको हम कभी भी इशू, कभी भी इनकैश नहीं करा सकते हैं, कभी अपनी इच्छा से नहीं करा सकते। एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही हम इसको इनकैश करा सकते हैं। राइट है? तो ये मतलब मार्केट में इतनी आसानी से नहीं आता ये पैसा। क्लियर? और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, इसमें भी टाइम डिपॉजिट आ गए पोस्ट ऑफिस के साथ। तो जो टाइम डिपॉजिट होते हैं वो टाइम बाउंडेड होते हैं, इसलिए ज्यादा लिक्विड नहीं होते। नेक्स्ट M1 एंड M2 आर नैरो मनी। अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज नैरो मनी आउट ऑफ द 4, तो कौन कौन से हैं? M1, M2। क्वेश्चन में आ जाए M0, M1, M4 और M3 में कौन सी नैरो मनी है, तो क्या होगी? M1। M1 इज नैरो मनी। फिर होता है फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट, M3 एंड M4 इज ब्रॉड मनी। M3 और M4 को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी। तो ये 5 जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको लिख लीजिए और ये चार्ट बना लीजिए, जिससे आपको मनी सप्लाई से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो हेयर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत इजी है। मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए थ्रू विच वी मेजर मनी सप्लाई इन द कंट्री। M1, M2, M3, M4। M0 को क्या कहते हैं? हाई पावर्ड मनी। तो 1977 में जब 4 ऑल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस हुए थे टू मेजर मनी सप्लाई, M0 भी उसके साथ आया था। राइट है? तो ये क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कैलकुलेट करना है M1, M2, M3, M4। करेंसी विद द पब्लिक गिवन, पोस्ट ऑफिस सेविंग गिवन, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक गिवन, सारी चीजें गिवन है। आंसर ये है, आप इसको लिख लीजिए आंसर को, और फिर क्रॉस टैली करके कमेंट करिए कि आपके सही आंसर आए कि नहीं आए। ये आंसर है आपके, ये क्वेश्चन है। अब आप इसको खुद सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत इजी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप आपको मनी सप्लाई समझ में आया होगा। तो आज मनी चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग यूनिट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद बैंकिंग, RBI एंड कमर्शियल बैंक।